दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। जी हां, दरअसल आपको बता दें एसपी के कई कार्यकर्ताओं को जानबूझकर चुनाव आयोग द्वारा हराया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश से, जी देश से आप समझिए 26 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया मोदी सरकार ने, लेकिन वो कहां है बता नहीं रही सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की चाल, जी दिग्विजय सिंह को दोस्तों इंदौर में 1 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल मामला जोड़ा था उज्जैन से, बताएंगे क्या कुछ मामला था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से इमरान खान ने दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान में इमरान खान की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है, बताएंगे कि क्या सरकार गिरेगी या बचेगी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोग उतरे सड़कों पर, मोदी सरकार मुर्देबाद के लगाए नारे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानी समर्थक थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी उनके साथ मिलकर जो यहाँ पर सरकार बनाई। एक तरफ तो ये नाटक करते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर दिलाएंगे कांग्रेस को सत्ता। जी हां, तो आपको बता दें 2023 में गुजरात और 2024 में पूरे देश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ देश की जनता में महंगाई फैला रही है, इसने जनता को धोखा दिया। जी हां, चुनाव के 2 दिन बाद से ही महंगाई बढ़ने लगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी का नीतीश और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब महंगाई डायन नहीं बल्कि भौजाई बन चुकी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव जाएंगे कोर्ट। जी हां, आपको बता चले दोस्तों एसपी के कई प्रत्याशियों को जबरदस्ती हराया गया। दरअसल दोस्तों एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो कि गिनती कर रहे थे वोटों की, उस गिनती में जो यहाँ पर सपा के कई कार्यकर्ता जीत चुके थे, लेकिन आपको बता दोस्तों बेईमानी के जरिए जो यहाँ पर सपा के कार्यकर्ताओं को हटाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिता दिया गया। और ऐसा 1-2 सीट पर नहीं दोस्तों, कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह धांधली की गई है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव जल्द ही दोस्तों कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले अगर आपको याद हो तो बिहार के चुनाव में भी सेम ऐसा ही गड़बड़ झाला किया गया था। तेजस्वी यादव ने भी यही आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं को हरा दिया गया नीतीश के कहने पर, जबकि उनके कार्यकर्ता जीत चुके थे। अब दोस्तों पूरा मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ये मामला इसलिए भी बदल गया है दोस्तों क्योंकि इस वक्त जो सरकार हालिया में है वो सरकार किस तरीके की धांधली करवा रही चुनाव आयोग से, ये आपने भी देखा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि चुनाव आयोग पर लोगों ने जबान उठाई और इल्जाम लगा दिया, ये सब चीजें दोस्तों सत्य हैं, ये चीजें हो रही हैं। आप और हमने देखा है कि चुनाव आयोग इस मुद्दों पर बात करने के बजाय दोस्तों चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहता है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि चुनाव आयोग के मुंह में दही जम गया हो। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो चुनाव आयोग फौरन एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर यही काम बीजेपी वाले करते हैं तो बीजेपी वालों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है भैया। अब तो निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही पूरे देश की सड़कों पर दोस्तों दिखाई दे रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने संभाल ली कमान? जी आपको बता चले दोस्तों 2014 से पहले जो माहौल दिखाई देता था नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से वो लोग कांग्रेस को घेरा करते थे और कैसे फिर 2014 में मनमोहन सिंह साहब को हराकर गद्दी संभाल ली थी मोदी ने। अब दोस्तों वही का वो एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बस अब की बार फर्क इतना है कि अब की बार सत्ता में कांग्रेस होगी
और सत्ता से बाहर जाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, माहौल तो कुछ ऐसा ही बताई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, कल कांग्रेस ने पूरा देशव्यापी आंदोलन किया। जगह जगह कांग्रेस दोस्तों उतर रही है और महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ऐसे पहले कांग्रेस की रणनीति हमें कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन लगता है अब कांग्रेस ने सोच लिया कि अब एक दो दिन से काम नहीं चलेगा कि एक दिन आंदोलन किया बैठ गए। अब तो रोजाना दोस्तों महंगाई को लेकर सड़कों पर कूदना पड़ेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं वही कर रही है। कांग्रेस जगह जगह जा रही है दोस्तों, लोगों को महंगाई का मतलब भी समझा रही है। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, हाथों में गैस के सिलेंडर दोस्तों, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे, जुबान पर स्मृति ईरानी का नाम और लोग चल दिए। जाहिर सी बात है, जो स्मृति ईरानी 410 रुपए की गैस की टंकी पर अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, आज वो स्मृति ईरानी दोस्तों कहीं गुम हो गई है। जी उनके पोस्टर लगवाइए क्योंकि वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या स्मृति ईरानी के अंदर का जो जमीर है वो अब मर गया है? क्या स्मृति ईरानी अब भूल चुकी है कि आज गैस की टंकी के दाम 1000 से ऊपर हो गए? क्या स्मृति ईरानी जो मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेजती थी, क्या आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में चूड़ियां पहनाएंगी? क्या वो नरेंद्र मोदी को चूड़ियां भेजेंगी? क्या वो सोनिया गांधी की तरह दोस्तों आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह को घेरेंगी? नहीं घेरेंगी, क्योंकि आज सत्ता में ये लोग हैं। और जाहिर सी बात है, जब सत्ता अपनी हो जाती है तो फिर कहां अपनी सरकार पर कोई सवाल उठाता है। तो स्मृति ईरानी मैम जरा आंखें खोलकर देखिए, आपकी उम्र भले ही बड़ी हो, तजुर्बा बड़ा हो, लेकिन एक बात तो सच है कि आपकी सोच बहुत छोटी है और छोटी सोच के साथ इंसान ज्यादा लंबा उड़ान नहीं भर सकता। आप बहुत जल्दी नीचे आएंगी। हालांकि वैसे भी आप कहीं जीती वीती तो है नहीं, बीजेपी के रहमो करम पर है आप फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब तेजस्वी यादव ने नीतीश पर कसा हमला, बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ। जी आपको बता दोस्तों, तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी की बखिया उधेड़ दी, बल्कि दोस्तों बीजेपी को यह पाठ भी पढ़ा दिया कि वो देश में क्या कर रही है। अब आपको बताते चले दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दोस्तों बीजेपी और नीतीश आमने सामने, नीतीश उनके हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो को वायरल हुए वह बहुत टाइम हो गया, लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो सुर्खियों में क्यों आया? दरअसल दोस्तों आज फिर से 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि अब महंगाई जो है वो डायन नहीं रही है, अब महंगाई भौजाई हो गई है, जो कि सबके घरों में दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही बीजेपी महंगाई को स्थिर कर देती है, 2 महीने पहले से ही महंगाई बढ़ाना रोक देती है, पेट्रोल पे 50-100 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम कर देती है। और कुछ बेवकूफ और अंधभक्तों को लगता है कि देखो बीजेपी ने पैसे कम कर दिए। बेवकूफ और अंधभक्त दोस्तों मैं इनको इसलिए नाम दे रहा हूं कि एक तरफ तो 50 रुपए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पे बढ़ा देती है, ऊपर से अगर 5 रुपए कम कर देती है तो ये बेवकूफ लोग 5 रुपए को लेकर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि वाह मोदी जी का क्या मास्टर स्ट्रोक है, 5 रुपए कम हो गए। सुधीर चौधरी को देखा था आपने पिछली बार? अगर नहीं देखा तो मैं याद दिलाता हूं। सुधीर चौधरी समझिए 50 पैसे कम कर दिए गए थे पेट्रोल पर, तो सुधीर चौधरी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था कि आज 1 रुपए कम हो गया, आज डीजल पर 98 कम हो गई। अब आप समझिए 98 और 1 रुपए का चिंदी चोर क्या पत्रकारिता करेगा? इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? देश के हित में बोलने के बजाय ये सरकार की तरफदारी करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, पत्रकार के नाम पर धब्बा। जी हाँ, इन लोगों को पत्रकार कहता कौन है? ये लोग दोस्तों एक भोपू बन चुके हैं। एक साइकिल में भोपू नहीं होता था दोस्तों, पहले के लोग जब हारा नहीं होता था वो भोपू बजाया करते थे गांव वाले, ताकि कोई सामने से आ रहा है तो हट जाए। बस दोस्तों मीडिया भी उस भोपू की तरह हो गई है, जब तक उस भोपू को दबाओगे तब तक बचती रहेगी, जिस दिन इसको रोकने की बारी आएगी उस दिन रुक जाएगी। यानी कि दोस्तों मुंह में इतना माल पानी भर दिया गया है कि सरकार के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं निकलता, और ये लोग अपने आप को मीडिया कहते हैं। क्या मीडिया का काम यही है सरकार की चाटुकारिता करना? क्या मीडिया का काम यही है कि हर जगह मोदी ही आएंगे? क्या मीडिया का काम यही है मंदिर मस्जिद करना? क्या मीडिया का काम यही है हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वाना और सरकार से सवाल ना पूछते हुए विपक्ष से सवाल पूछना कि आपने क्या किया है महंगाई को लेकर? बताइए, आप सत्ता में कोई और है और पूछा जा रहा है विपक्ष से कि आपने महंगाई को लेकर क्या किया। अरे भैया, अगर तुम में दम है तो थोड़ा सा सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछ लो कि भैया मोदी जी आप मन की बात करने तो आते हैं, लेकिन धन की बात और काम की बात कब करेंगे? युवाओं की नौकरी की बात कब करेंगे? फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर दिलाएंगे दोस्तों 2024 और 2023 में दोस्तों कांग्रेस को सत्ता, भाजपा का सूपड़ा करेंगे साफ। दोस्तों प्रशांत किशोर 500 करोड़ या 600 करोड़ रुपए लेकर रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर दोस्तों, जी हाँ प्रशांत किशोर दोस्तों एक ऐसे नेता रहे हैं, एक ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जिन्होंने कभी भी चोट नहीं खाई। प्रशांत किशोर ने जब जब रणनीति बनाई दोस्तों उन्होंने किला फतेह किया। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैन हूं, ये समझ लीजिए। प्रशांत किशोर की एक राजनीति में ठहराव है। प्रशांत किशोर की रणनीति जब भी बनती है दोस्तों तो दिमाग से बनती है, और यही कारण जो प्रशांत किशोर दोस्तों कांग्रेस को मुझे लगता है गुजरात जिता सकते हैं, और प्रशांत किशोर गुजरात के बाद 2024 में पूरी की पूरी सत्ता कांग्रेस के हाथ में भी दिला सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को पार्टी में नहीं आने देना चाहते, और वो लोग दोस्तों पार्टी का बुरा चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, वो लोग दोस्तों मेरी नजर में बेवकूफ है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से गोली खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, आपका इलाज डॉक्टर ही अच्छे से करेगा। ऐसे ही दोस्तों कांग्रेस में इस वक्त रणनीति की बिल बहुत ज्यादा कमी है। कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है, इनके पास दोस्तों कोई आगे का इमरजेंसी प्लान नहीं है कि आगे किस तरीके चुनाव लड़ना है। ऐसे में इन्हें एक रणनीतिकार की बहुत जरूरत है, और वो भी एक ऐसा शातिर दोस्तों जिसकी नजर बाज जैसी हो और जिसका दिमाग दोस्तों लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हो। और ऐसा एक इंसान है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसने दोस्तों 50 साल बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता दिला दी थी, जबकि कांग्रेस दोस्तों लगातार सत्ता में रही इतने साल, कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया। और यही कारण है जो प्रशांत किशोर ने 2014 में मोदी को चुनाव जितवाकर प्रधानमंत्री बना दिया देश का। अब वही प्रशांत किशोर बीजेपी से सत्ता की चाबी छीन लेंगे, और ये बात मुझे इसलिए भी लगती है क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको कहा कि लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक दिमाग और बात से तेज नजर प्रशांत किशोर की है। कई बार पेगासस स्पाईवेयर से प्रशांत किशोर का फोन हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशांत किशोर इतने चालाक कि उन्होंने पिछले दोस्तों 1 साल में 10 से ज्यादा अपने फोन बदल डाले। इसको कहते हैं मास्टरमाइंड। जी हाँ, बाकी सबके फोन तो टेप कर लिए गए थे, लेकिन बंगाल के चुनाव में प्रशांत किशोर को यह आशंका थी कि उनका फोन टेप किया जाएगा, उनका फोन हैक किया जाएगा। यही कारण था जो प्रशांत किशोर ने 1 साल में अपने 10 से 12 हैंडसेट बदल डाले थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोले देश में मदरसों की क्या जरूरत है। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हिजाब का मामला निकलकर सामने आया कर्नाटक से, और अब जो है मदरसों का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इससे पहले आपने और हमने नहीं देखा कि हिजाब को लेकर बवाल हुआ हो, नमाज को लेकर बवाल हुआ हो, लेकिन अब तो कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों देश में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए, अब आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के एक नेता है, कर्नाटक से ही है, इनका नाम है दोस्तों रेणु, जी हाँ आचार्य। रेणु आचार्य का कहना है कि फिलहाल जो ये सब कुछ चल रहा है मदरसे, इनको बंद करना चाहिए। मेरी मोदी जी से अपील है। रेणु आचार्य का कहना है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। यहाँ पर स्टूडेंट को जो है यहाँ पर आतंकवाद की वो दी जाती है तरबियत, यानी कि दोस्तों पढ़ाया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों, मदरसा एक ऐसी चीज है जहां पर लोग उर्दू सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता मदरसे को बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर आतंकवाद की तालीम दी जाती है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि इसका ज्ञान कम है या इसके अंदर भेजा कम है इस बीजेपी के नेता के अंदर। जी हाँ, ऐसे लोगों को तो दोस्तों चौराहे पर खड़े कर कर इनकी आरती उतारना चाहिए, वो भी बड़े ही मजे से। आप समझिए रेणु आचार्य का यह बयान कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्या हमारे देश में स्कूल नहीं है? क्या उसमें जो है यहाँ पर सिख और जो है क्या बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है, यानी कि ईसाई नहीं पढ़ते हैं क्या? वो भी तो अल्पसंख्यक, इस तरीके की बात बीजेपी के नेता द्वारा बोली गई है। यानी कि दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग जो बोलते हैं वो बातें बिल्कुल सच है। बीजेपी वो सारी चीजें सच करती जा रही है दोस्तों जो उसके खिलाफ लोग कहते हैं कि ये देश में सांप्रदायिकता फैलाएगी, धीरे धीरे कर कर हिंदू राष्ट्र बनाएगी। और दोस्तों बीजेपी उसी राह पर निकल पड़ी है। लेकिन बीजेपी शायद ये नहीं जानती कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती। और मैं आज फिर से ये क्यों दोहरा रहा हूं दोस्तों, फिर से दोहराऊंगा कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती। सत्ता पर किसी का काबिज नहीं है दोस्तों। आज मोदी की है तो कल किसी और की होगी।
आप समझिए, इन लोगों को लगता है कि हम चुनाव जीत गए, अब हम ही हम हैं। इन लोगों को लगता है हम सत्ता में आ गए, अब हमें कोई हटा नहीं पाएगा 50 साल तक। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ही यह है दोस्तों, रावण को भी यही लगता था कि मुझे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रावण का यह अहंकार दोस्तों तोड़ दिया था। रावण को यह लगता था कि मुझे कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, मैं हमेशा दुनिया में रहूंगा। ऐसे में ही दोस्तों इस तरीके से रावण का अंत हुआ था, वैसे ही बीजेपी का भी अंत निश्चित है। और इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है, नफरत फैलाई जा रही है। वो बात तो ये तो अच्छी है कि हमारे देश में समझदार लोग हैं जो कि समझते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियों का गंदा खेल होता है हिंदू मुसलमान, जबकि असलियत दोस्तों असली जिंदगी में कुछ और ही है। जब आप और हम दुकानों पर सामान लेने जाते हैं तो क्या वहां हमसे कोई पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? वो तो सामान देता है और उसको पैसे लेने से मतलब है। और ऐसा ही पूरे देश में चलता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसा क्रिएट करते हैं माहौल, झूठे लोग इकट्ठे करते हैं, झूठा जानबूझ के ऐसे दंगे कराते हैं और फिर ये साबित करते हैं कि ये तो आम लोग ही थे जो कि हिंदू मुसलमान कर रहे थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने किया उमा भारती को साइडलाइन। तो क्या दोस्तों उमा भारती के जो अभियान था दोस्तों शराबबंदी का, उस पर चला दिए मोहम्मद शिवराज ने कैंची। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी उमा भारती हाल ही में काफी चर्चा में आ गई थी। उमा भारती दोस्तों शराब की दुकानों पर बोतलों पर पत्थर मार मार कर उन बोतलों को तोड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सडनली दोस्तों अभी जो आपको बता दें उमा भारती क्योंकि दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की, ऐसे में दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो बीजेपी का दोस्तों हर छोटे से बड़ा नेता वहां पर दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों उमा भारती उसमें कहीं पर भी आसपास दिखाई नहीं दी। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि मोहम्मद शिवराज ने उमा भारती को और पूरी बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। दरअसल उमा भारती दुकानों पर जा रही थी, शराब की दुकानें तोड़ रही थी और बीजेपी को यह मंजूर नहीं था। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि शराब से बीजेपी काफी अच्छा खासा पैसा अर्न करती है। अर्न यानी कि दोस्तों काफी पैसा कमा लेती है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ एक एजेंडा लेकर चल रही है। वो एजेंडा क्या कहता है दोस्तों? वो एजेंडा कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता से पैसा लूटा जाए और फिर 5 किलो की जो है यहाँ पर इनको अनाज की बोरी दे दी जाए, इनको टोपी पहना दी जाए और इनको बेवकूफ बनाकर रखा जाए कि हम आपको फ्री अनाज बांट रहे हैं, जबकि आपसे उस अनाज का 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा वसूल कर रही है बीजेपी की सरकार और महज 5 किलो अनाज दे रही है। ये तो हालत है देश की कि कुछ लोग खासकर ग्रामीण लोग इस बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं और खास करके महिलाएं और मोदी सरकार को वोट दे डालती हैं इस लालच में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों शिवसेना ने किया महंगाई को लेकर आंदोलन, खड़ी की मोदी सरकार की बखिया। दरअसल दोस्तों शिवसेना बीजेपी को लेकर हमलावर हो गई। एक तरफ कांग्रेस है दोस्तों जो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महंगाई को लेकर कल महाराष्ट्र में भी जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ। ऐसा आंदोलन की एक खास बात यह थी दोस्तों कि यहाँ पर महिलाएं थाली बजाती हुई नजर आ रही थी बेलन से। आपको याद हो 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना में लोगों को सलाह दी थी कि थाली बजाओ और कोरोना भगाओ। ये पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा जो अंधभक्ति में और अंधविश्वास में जीता होगा। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने लोगों से ताली बजवाई, थाली भजवाई, यहां तक के दिए भी जलवा दिए। वाह भैया मोदी जी, ये कौन सा गणित लगाया था मोदी जी ने थाली बजाकर कोरोना भगाने का, ये आज तक मेरे और आपके समझ में नहीं आया। और थाली का असर उल्टा ये हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में लाशों के ढेर लग गए और यही उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिलहाल अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता दोस्तों 100% सच्ची होती है और आप लोगों को हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाइए ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हर सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सही और